लेकिन शुरुआत इस वक्त सबसे पहले कपीश जी आप ही के साथ करना चाहती हूं। जो कुछ भी बयान बीजेपी की तरफ से आया और पटना में हुई रैली के बाद जिसमें वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली का आयोजन किया गया, क्या आप भी मानते हैं, जैसा कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस समाजवाद की आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण को हवा देने की कोशिश है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और उस चुनाव में मुस्लिम वोटर्स कैसे निर्णायक मोड में रहे हैं, ये तो फैक्ट्स भी बताते हैं। देखिए, हरियाली के जो अंधे होते हैं उनको हर जगह हरियाली दिखाई देती है और जो जैसा होता है और जैसा करता है उसे सब वैसे ही करते हुए नजर आते हैं। 80-20 की राजनीति, बांटने की राजनीति, धर्म के नाम पर विभाजन करने की, जाति के नाम पर विभाजन करने की और अपने वोटों की रोटी सेकने की जो नीति है उसकी पेटेंसी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। यहां तक कि वो भगवान की जाति भी बता देते हैं कि भाई हनुमान जी तो दलित थे और कपड़ों से भी पहचान जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कपड़ों से भी पहचानते हैं। ऐसे लोग तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं जो आकंठ तुष्टीकरण में डूबे हुए हैं और जिनके लिए कहते हैं कि हम समर्पित हैं, उन्हीं का हक मारी कर देते हैं, क्योंकि वो निश्चित तौर पे जो हमारे सनातन परंपरा के अंदर जितनी जातियां हैं उनमें से सिर्फ कुछ जातियों को ही वो अपना मानते हैं और चुनाव के दौरान वो सबको अपना मानते हैं। तो ये डिस्पैरिटी जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है तुष्टीकरण के नाम पे, कोई भी तुष्टीकरण करेगा तो ज्यादा के लिए करेगा कि कम के लिए करेगा? अरे 80 वोट पाने के लिए कोई करेगा तुष्टीकरण कि 20 करेगा? हाँ, 20 की बात वो लोग जरूर करते हैं जो इस देश के संविधान से जुड़े हुए, इस देश की संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, उसमें सभी धर्म जाति के लोगों को बराबर का हक मिले। तो अगर किसी पीड़ित के साथ हम खड़े होते हैं तो कहा जाता है साहब आप नमाजवादी पार्टी बन गए। अगर हमको इतना ही नमाजवादी पार्टी बनना रहे हो तो आप कौन सी पार्टी बन रहे हो यही बता दो। आप तो जिनके लिए, जिनका वोट लेते हो, आप उनके साथ नहीं खड़े हो। और कहने के लिए आप हकीकत देखिए ना, विकास किसका हुआ है? विकास सिर्फ 2 लोगों का हुआ है, अडानी और अंबानी साहब। हमें बताइए कितने हिंदू बेटियों का इन्होंने हाथ पीला करने का काम किया, जो गरीब हैं, गुरबा हैं। ये बतावें कि कितना वजीफा देने का काम किया। और योगी जी के तो अपने स्कूल्स हैं गोरखपुर शहर के अंदर और आसपास, उसमें वो कितना लोगों को दे दिए। नहीं तो आप बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड ने ये सारा काम कितना किया, वक्फ की जमीन पर कितने अस्पताल बन गए, कितने स्कूल खुल गए, ये भी बता दीजिए। वक्फ की जमीन से किस गरीब मुसलमान को कितना परसेंटेज में फायदा हुआ। और 20-20 की दुहाई आज सर आप दे रहे हैं, ये इनको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो 20% इनको वोट नहीं करता है, न बिहार का 16% इनको वोट करता है। तो रिझाने की कोशिश वो करेगा जिसको वोट मिलता ही नहीं है, या वो उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश करेगा जिसको वोट मिलता है? पूर्णिमा जी एक बात बताइए, जो वक्फ है वो क्या सरकार दी हुई है क्या जमीन? वो मुस्लिम लोगों की अपनी जमीन है, उनके बाप परदादा ने वक्फ किया है। उन्होंने अल्लाह के नाम पर धर्मार्थ और परमार्थ कार्य के लिए दिया है। और इसमें आपको कैसे ऐसा लग सकता है कि उस पे जो है वो चिकित्सालय नहीं है, उस पे अनाथालय नहीं है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर, मुझे लगता है या नहीं मैटर नहीं करता, आप बता दीजिए अगर है तो। मैं तो कह रहा हूँ कि हैं, तमाम हैं, 1-2 नहीं, सैकड़ों और हजारों की संख्या में। लेकिन बदनाम करने के लिए, अब आप हमसे अगर पूछेंगे 10 नाम बता दीजिए, तो हम आपको क्यों 10 नाम बता दें? हम आपसे पूछ लें कि न्यस्त संपत्ति में कहां कहां इन्होंने दिया है। गोरक्षनाथ पीठ का अपना जो तुलसीपुर के अंदर है और पूरे पूर्वांचल के अंदर है, कितने हॉस्पिटल इन्होंने दे दिए। और ये तो जमीन भी ऐसा नहीं है कि इनकी अपनी दान की जमीन, वो भी वक्फ की जमीन है। मुस्लिम लोगों की जमीन थी जो गोरक्षनाथ पीठ जहां बनी हुई है गोरखपुर में, सारा खेल तो उसी का है। कहने वाली जमीन है, कब्जा करने वाली जमीन है, कागजात वाली जमीन है या बिना कागजात वाली जमीन है? अब ये कहने को तो सती तौर पर कहा ही जा सकता है ना, लेकिन पॉइंट क्या है सर? पॉइंट क्या है? 10 सेकंड की बोलिए। गोरक्षनाथ मंदिर जो है वो नाथ संप्रदाय का मंदिर है, जो मनुवादी रीतियों के विरुद्ध स्थापित किया गया था और इसमें ब्राह्मण के अलावा अन्य
जाति और यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म के भी संत हुए हैं, जो नाथ संप्रदाय के। गोरक्षनाथ मंदिर को, मंदिर के लिए जमीन मियां साहब के पूर्वजों ने दिया था, दान किया था, जिसपे आज गोरक्षनाथ मंदिर है, जो उसके पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ। ये योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए कि क्या गोरखनाथ मंदिर का कागज दिखा पाएंगे क्या? पूछिए उनसे कि मंदिर का कागज दिखाएंगे। अरे तमाम ऐसे मठ और मंदिर हैं जिनका कागज नहीं मौजूद है। देखिए इस नहीं तो मठ और मंदिरों के पास जितनी जमीन है, क्या उतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है क्या सर? वक्फ बोर्ड और उनकी जमीन का कोई तुलना है क्या? नहीं कर सकते ना सर। ठीक है, जो सुखाधिकार अधिनियम बना हुआ है भारत के अंदर, वो सुखांदर अधिकार अधिनियम कहता है कि अगर 30 साल तक किसी भी लैंड पर निर्बाध रूप से अगर आप कोई कार्य करते चले आ रहे हैं तो वो उसकी हो जाती है। ये तो न्यायालय कहेगा उस अधिनियम के अनुसार। मयंक सिन्हा जी, बाय यूजर पे जाके क्या मयंक सिन्हा जी, अगर पॉलिटिकल लीडर्स इस मंच पर पहुंचे, जो उनका मंच था नहीं, लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकल लीडर्स उस पर पहुंचे। बिहार में चुनाव है, बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक रहा, ये हर कोई जानता है। लेकिन बीजेपी को यह मौका क्यों आ गया कि समाजवाद में उन्हें नमाजवाद दिखने लगे? यह ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है क्या? या ध्रुवीकरण की तरफ हवा देने वाला यह बयान नहीं है क्या? कौन ध्रुवीकरण कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो आपके सामने है सब कुछ। और मयंक जी, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है सर। मयंक जी, एक बार फिर से मैं आपको कनेक्ट करती हूँ। आरपी सिंह साहब जैसे ही जुड़ेंगे मुझे फौरन बताएंगे। उससे पहले हाफिज गुलाम सरवर साहब, जो कपिल श्रीवास्तव ने, मैं इसके कोर में जाना चाहती हूँ। ये मंच सियासी नेताओं का तो मंच था नहीं, फिर भी इस पे सियासी नेता यहाँ पर पहुंचे। वक्फ के नाम पर जो बातें यहाँ पर की गई, उसके बाद बीजेपी का ये कहना कि ये देश शरिया से नहीं चलेगा, इनका बस चले तो ये शरिया लागू कर दे, देश तो संविधान से चलने वाला है। इनका असली चेहरा यही है कि शरिया लाओ। क्या मतलब है इस तरीके के बयानों को चुनाव से पहले हवा देने का, और इसका सियासी फायदा उठाने की ज्यादा कोशिश में कौन है? देखिए, सबसे पहले ये जान जाएं व्यूज़ कि हमारे जो भी सोशल अकाउंट्स हैं उस पर मैं इस कार्यक्रम का पहले से विरोध करता आ रहा था, और विरोध इसलिए कर रहा था कि मुझे ये पता था कि 2018 में भी एक इसी तरह की रैली उसी गांधी मैदान में की गई थी। तब वो जेडीयू प्रायोजित था या आरजेडी प्रायोजित था। मैं मुस्लिम संगठनों से बार बार विनती करता हूँ कि ये देश लोकतंत्र है, इसमें संविधान है, आप अपनी लड़ाई लड़िए, आप अपनी आवाज़ उठाइए। अगर केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने कोई ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे आपका हित प्रभावित होता है, तो आपको संविधान अधिकार देता है, आप बुलंद होकर अपनी आवाज़ लगाइए। लेकिन अगर पॉलिटिक्स का कॉकटेल करेंगे मंच पर, अब ये प्रोटेस्ट कल का जो था, अगर कोई सवाल करे कि ये था किसका, अगर इमारत शरिया ने इसका आयोजन किया था या मुस्लिम संगठनों ने किया था, तो फिर इसमें तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, अन्य राज्यों से भी गए हुए थे, सब तस्वीरें आपके सामने हैं, और बिहार के प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता तेजस्वी जी गए हुए थे। तो अब सवाल जनता खुद पूछ रही, मुसलमानों का एक तबका है, बड़ी आबादी है, आप तो सोशल मीडिया पर देखेंगे बहस चली हुई है कि आखिर ये आयोजन कौन करा। चंदा मुसलमानों ने दिया, भीड़ मुसलमानों ने जमा की, तमाम मस्जिदों में ऐलानात हुए, तमाम जगह से, फिर आपने इन पॉलिटिकल लीडर को क्यों लाया? अगर पॉलिटिकल लीडर को भी लगता है कि वक्फ बिल गलत है, इससे मुसलमानों के हित प्रभावित होते, तो उनको अपने बैनर के नीचे सरकार के इस फैसले के विरोध में रैली करनी चाहिए थी। आरजेडी की रैली होती, जरा हम लोग भी देखते कि आरजेडी कितना विरोध करता है। कांग्रेस की रैली होती, वो और उनके सहयोगी थे जो कल सब दिख रहे थे, उनकी रैली होती। ये तो भीड़ हमारी, पैसा हमारा, मंच हमारा, नाम हमारा, और सब आकर अपनी बात कह के चले गए। अर्थात इसको यूं कहिए कि इन्होंने अपना चुनाव प्रचार मुसलमानों के बीच कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा मिल गया। जिस ध्रुवीकरण का आरोप हम भाजपा पर लगा रहे हैं, उस ध्रुवीकरण को यहां बल मिला है, और मैंने शुरू से यह बात कही है, और हमारा समर्थन उसी दल को हमेशा रहता है जो पोलराइजेशन ना हो इसकी कोशिश में लगा रहता। अगर आप भी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ध्रुवीकरण को आप अपीजमेंट कह लें, वो आपकी भाषा है, पॉलिटिक्स में आप क्या कहेंगे, लेकिन ध्रुवीकरण 100% हो रहा। आप नारे तकबीर भी करके ना जुलूस निकाल रहे हैं, और आरजेडी का भी झंडा दिख रहा, कांग्रेस का भी झंडा दिख रहा, दोनों के नेता दिख रहे हैं। ये है क्या?
अगर वक्फ कानून की मुखालफत करनी है तो बहैसियत मुसलमान के हम करेंगे, हमारे संगठन हैं बड़े बड़े, हम सब कुछ करते हैं, और आप करते हैं तो आप करें, आपकी पार्टी है, आप कॉकटेल आप क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि 2018 में भाजपा थी 56 चुनाव, ये रैली हुई थी दीन बचाओ रैली, पूर्णिमा जी उसी गांधी मैदान में दीन बचाओ रैली के बाद चुनाव हुआ 2020 में, भाजपा हो गई 74, और अब फिर इन्होंने रैली की है, भाजपा हो जाएगी 110, खेल हो जाएगा बस। वहां भी कोई योगी जी जैसे एक नेता आएंगे, मुल्ला जी को सीधा कर देंगे, मुल्ला जी समझ ही नहीं पा रहे। अरे भाई तेजस्वी जी को अपनी राजनीति करने दीजिए ना आप, वो अपने संगठन के लोग, अपने विधायक को, अपने सांसद को, अपने प्रमुख को बुलाए और बोले भाई गांधी मैदान भरो, वक्त के खिलाफ हम लड़ेंगे। तो आप साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, और ये जो चिलमन से लगे बैठे हैं, इनसे मैं पूछता हूं कि आप हमारे टोपी और हमारे सर पर कब तक खेलोगे चुनाव में? और न चाहकर भी इनडायरेक्टली इस सेकुलर पार्टियों ने ही सांप्रदायिक वातावरण बनाने का काम किया है, न चाहकर भी। मैं इनके नियत पर शक नहीं कर रहा हूं कि मौलाना गलत थे या अमीर शरीयत ने गलत किया, लेकिन अमीर शरीयत की ये चूक है कि उनके नेतृत्व में करोड़ों रुपया मुसलमान चंदा दे, भीड़ मुसलमान लगाए, धूप में मुसलमान खड़ा हो, एक्सीडेंट गाड़ियां 3-4 खबरें आप लोग को मिली कि नहीं मिली, 5-6 एक्सीडेंट भी हुआ आने जाने में कल की रैली में, सब कुछ कुर्बानी हमदे, लाभ मिले तेजस्वी यादव जी को, हमें कुछ नहीं मिला। एक बात बार बार भाषण में कह रहे, वही चीज ममता बनर्जी कह रही, वही चीज अखिलेश जी कह रहे, मैं लागू होने नहीं दूंगा। मैं तो वकील साहब पूछता हूं कपिल श्रीवास्तव जी से कि केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को क्या राज्य ये अधिकार रखता है कि वो लागू होने ना दे?